नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं निधि जोशी। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सरकारी स्कूलों में एकीकरण और समानीकरण को लेकर शिक्षा मंत्री ने दिया जवाब। कहा, सरकार अपनी मंशा पर कायम है। जयपुर पहुंचे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन। जगतपुरा स्थित अक्षय पात्र का किया अवलोकन। और वकीलों ने किया महापंचायत का आयोजन। मांगों को लेकर आंदोलन को तेज करने का किया ऐलान। और अब खबरें विस्तार से। राज्य सरकार की सरकारी स्कूलों में एकीकरण और समानीकरण की कवायद पर उठते विरोध के स्वरों के बीच शिक्षा मंत्री कालीचरण ने साफ कर दिया है कि सरकार अपनी मंशा पर कायम है। विधानसभा में एक सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार हर हाल में एकीकरण और समानीकरण करके रहेगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस कवायद से आने वाले दिनों में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। सराफ ने यह भी कहा कि सरकार की इस प्रक्रिया और सोच को लेकर कई तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही है। सराफ ने प्रदेश में शिक्षक और छात्र के बीच तुलनात्मक गणित समझाते हुए कहा कि प्रदेश में कई विद्यालय ऐसे हैं जहां विद्यार्थियों के अनुपात में शिक्षकों की काफी कमी है। ऐसे में समानीकरण और एकीकरण से शिक्षा की स्थिति में सुधार आएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विद्यालयों का सर्वे कराया गया है, जिसमें सामने आया है कि 142 विद्यालय ऐसे हैं जहां शून्य नामांकन है और इसके सामने 251 शिक्षक नियुक्त हैं। शिक्षा मंत्री ने सदन को यह भी आश्वस्त किया कि समानीकरण के तहत एक भी विद्यालय को बंद नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक ही राजस्व गांव के विद्यालयों को एक साथ मिलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एक राजस्व गांव में यदि विद्यालय भवन पर्याप्त रूप से है तो वहां सभी कक्षाएं एक ही भवन में चलेंगी और जहां ऐसी व्यवस्था नहीं है वहां कक्षाएं अलग भवनों में भी संचालित होंगी, लेकिन उनकी प्रशासनिक व्यवस्था एक ही स्थान से संचालित होगी। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि जल्द ही 4000 प्रथम रेनी, 9000 द्वितीय रेनी और 20,000 तृतीय रेनी शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने सदन को यह भी आश्वस्त किया कि तृतीय रेनी भर्ती मामले में राज्य सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार के दौरान दायर एसएलपी को वापस लेने का फैसला किया है, जिससे परीक्षा के जल्द परिणाम जारी होने की राह खुलने की उम्मीद है। प्रदेश में खाद्य सुरक्षा गारंटी योजना में चयनित अपात्र व्यक्तियों को हटाने और पात्र व्यक्तियों के चयन के लिए टास्क फोर्स जल्द ही तय मापदंडों के अनुसार पात्र लाभार्थियों का चयन करने की प्रक्रिया पूरी कर देगी। ये जानकारी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री हेम सिंह भड़ाना ने विधानसभा में भाजपा विधायक बाबू सिंह की ओर से पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए कही। खाद्य मंत्री ने कहा कि राज्य में 4 जुलाई 2013 को खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून बनाने के बाद 1 वर्ष की अवधि में 4 जुलाई 2014 को लागू किया जाना था, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने इस आनन फानन में 2 अक्टूबर 2013 को ही इसे लागू कर दिया। योजना के लिए पात्र व्यक्तियों के चयन में 53% शहरी और 69% ग्रामीण जनसंख्या को शामिल किया जाना था और 446 लाख यूनिट की खाद्य सामग्री लाभान्वितों को दी जानी थी, लेकिन अनियमितता के चलते 531 लाख यूनिट चयनित कर ली गई। उन्होंने बताया कि राज्य में खाद्य सुरक्षा गारंटी योजना के क्रियान्वयन में सामने आई खामियों को दूर करने के लिए छत्तीसगढ़ और गुजरात जैसे अन्य राज्यों में लागू व्यवस्था का अध्ययन किया जाएगा और पात्र व्यक्तियों को 5 किलोग्राम प्रति यूनिट और अंत्योदय योजना के अंतर्गत 35 किलोग्राम सामग्री का वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। 4 जुलाई 2013 को केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया, जारी किया गया और जिसको जल्दबाजी में पूर्ववर्ती सरकार ने चुनावी लाभ लेने के लिए 2 अक्टूबर 2013 से उसको लागू कर दिया गया, जबकि उसकी समय सीमा 365 दिन थी। फूड सिक्योरिटी एक्ट की भावना के अनुरूप 5 किलो पर व्यक्ति और 35 किलो पात्र व्यक्तियों को 35 किलोग्राम अन्न अंत्योदय व्यक्तियों को देने का काम करने का काम। एमसीआई की ओर से प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों में समाप्त की गई 500 सीटों को फिर से स्वीकृति मिल गई है। ये जानकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने विधानसभा में प्रश्नकाल में भाजपा विधायक प्रहलाद गुंजल के सवाल के जवाब में दी। राठौड़ ने बताया कि पिछले साल एमसीआई ने प्रदेश का औचक निरीक्षण किया था, जिसमें मेडिकल कॉलेजों में स्वीकृत 1150 सीटों को कम करके 650 सीटें कर दी गई थी। राठौड़ ने बताया कि मुख्यमंत्री ने इसे गंभीरता से लिया और
तत्काल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर वापस 1150 सीटें स्वीकृत करा ली। चिकित्सा मंत्री ने माना कि प्रदेश की मेडिकल कॉलेजों में पद रिक्त है और राज्य सरकार रिक्त पदों को भरने का प्रयास कर रही है। कोटा विधायक के सवाल पर राठौड़ ने सदन को आश्वस्त किया कि सरकार कोटा मेडिकल कॉलेज के सुचारू संचालन के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेजों के लिए भारत सरकार ने 120 करोड़ रुपए दिए हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कोटा के भीमराव अस्पताल को बंद करने की राज्य सरकार की कोई मंशा नहीं है। यूनिट्स को न्यू मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट करने का प्रयास चल रहा था, जबकि मेडिकल कॉलेज और एमबीएस अस्पताल मिलाकर बामुश्किल 900 साढ़े 900 सीट होती है, जो राजस्थान के तमाम मेडिकल कॉलेजों से कम है। मैंने सरकार से मांग की है कि दोनों ही अस्पतालों को पूर्ण क्षमता में संपूर्ण विशेषज्ञ सेवाओं के साथ संचालित किया जाना चाहिए। महाराव भीम सिंह चिकित्सालय के पुराने स्वरूप को किसी भी सूरत में समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। ये कोटा की जनता भी स्वीकार नहीं करेगी और मंत्री जी ने इस बात के लिए आश्वस्त किया। बांदीकुई से भाजपा विधायक डॉक्टर अलका सिंह ने सरकार की ओर से संचालित देवनारायण गुरुकुल आवासीय योजना में भ्रष्टाचार का मामला सदन में उठाया। डॉक्टर अलका सिंह ने प्रश्नकाल के दौरान योजना में अनियमितता और भ्रष्टाचार को लेकर सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश की। भाजपा विधायक ने खुले सदन में इस योजना में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार होने के आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि योजना से संबंधित छोटे से बड़े अफसर भ्रष्ट तंत्र में लिप्त हैं। उन्होंने इस भ्रष्टाचार की उच्च स्तर पर जांच करवाने की मांग की। जवाब में शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ ने सदन को आश्वस्त किया कि देवनारायण गुरुकुल आवासीय योजना के क्रियान्वयन में जो भी अनियमितताएं हुई है उनकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। साथ ही योजना के क्रियान्वयन के लिए नए मापदंड निर्धारित करके ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि योजना के अंतर्गत प्रतिष्ठित विद्यालयों का ही चयन हो। शिक्षा मंत्री ने यह भी माना कि देवनारायण गुरुकुल आवासीय योजना में तय मापदंड नहीं अपनाए गए हैं। शिक्षा मंत्री ने पूर्ववर्ती सरकार पर भी आरोप लगाए। महज 3 घंटे में 2,05,000 रोटियां, 6 टन दाल और 5 टन चावल तैयार करने वाली नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी किचन अक्षय पात्र की कार्य प्रणाली को देखने के लिए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन राजधानी पहुंचे। जयपुर पहुंचने पर क्लिंटन जगतपुरा स्थित अक्षय पात्र का दौरा किया। इस दौरान वे इस किचन के स्कूल लंच प्रोग्राम का हिस्सा भी बने। जगतपुरा स्थित अक्षय पात्र में उत्तर भारत की सबसे बड़ी किचन की कार्य प्रणाली को देखने के लिए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जयपुर पहुंचे। यहां पर उन्होंने अक्षय पात्र में संचालित की जाने वाली गतिविधियों का भी अवलोकन किया। इस किचन से जयपुर में 1,04,000 स्कूली बच्चों और 493 स्कूलों में लंच उपलब्ध करवाया जाता है। किचन में जहां 300 लोग कार्यरत हैं, वहीं पैक्ड फूड को अलग अलग स्कूलों में पहुंचाने के लिए 150 लोग और 65 वाहन हैं। इस किचन के लिए महीने भर का मेन्यू, जहां फूड अफसर और न्यूट्रिटिव अफसर मिलकर तय करते हैं। रोटी बनाने की मशीन में 1 घंटे में 40,000 रोटियां तैयार होती है। खाने की क्वालिटी बनी रहे, इसके लिए दाल और चावल 90 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप क्रम पर बनाए जाते हैं। बिल क्लिंटन जयपुर प्रवास के दौरान क्लिंटन प्रताप नगर स्थित राजकीय संस्कृत विद्यालय पहुंचे। उन्होंने बच्चों से मुलाकात की और बच्चों को मिड डे मील का वितरण किया। वहीं स्कूल के छात्राओं ने रंगारंग प्रस्तुति दी। इस मौके पर सवाई माधोपुर विधायक दिया कुमारी भी साथ थी। इस मौके पर बिल क्लिंटन ने अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा कुशल और प्रभावी ढंग से भोजन तैयार करने और वितरण किए जाने की व्यवस्था देखकर उन्हें प्रसन्नता जाहिर की। फाउंडेशन द्वारा दुनिया में भोजन की कमी वाले क्षेत्रों में उनकी गहरी रुचि और इस समस्या के समाधान के लिए राजस्थान सरकार और अक्षय पात्र के मिड डे मील कार्यक्रम जैसे किए जाने वाले प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों के दायरे में और अधिक बच्चों को लाने का प्रयास किया जाएगा। And I come back twice thanks. But I really wanted to emphasize this midday meal program because it's part of our Clinton Global Initiative. And we have business people from all over the world supporting this. Thanks to Desh Deshpande, who is an Indian American now living in Massachusetts. And it's feeding over 1 million kids. Clean, healthy, sanitary food. Tastes good. It's great. And I'm trying to get people in India and in America and around the world to support doing this for all the children of India. It only costs $15 a child to feed them well like this for a whole year, because the government will do the rest. Unbelievable.
I always hoped I would become a grandfather, and the men in my family normally don't live very long, so I have been blessed by God to currently witness this event. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी ने बुधवार को वसुनॉमिक्स बजट फॉर यू परिचर्चा का उद्घाटन करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार का वर्ष 2014 से 2015 तक का बजट राजस्थान के विकास के रोजगार को समर्पित बजट है। इस बजट के माध्यम से सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने में सफल होगी और पीपीपी के माध्यम से भारी निवेश राजस्थान में आएगा, जिससे राजस्थान में रोजगार मिलेगा एवं विकास भी होगा। कार्यक्रम संयोजिका तथा भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर ज्योति किरण ने कहा कि आज की इस कार्यशाला का आयोजन के पीछे हमारा उद्देश्य है कि नव मतदाता, नव उद्यमी, यंग प्रोफेशनल छात्र हमारे बजट के बारे में निष्पक्ष राय दे सके तथा वे राजस्थान के विकास के बारे में क्या सोचते हैं तथा उनके सुझाव सरकार तक पहुंचाए जा सके। विधानसभा में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा बजट अभिभाषण के बाद बुधवार को भाजपा महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष सुमन शर्मा के नेतृत्व में बजट पर परिचर्चा की गई। सुमन शर्मा ने बजट को प्रदेश के हित में और प्रदेश को उन्नति के पथ पर ले जाने वाला बताया। इसमें विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं ने भाग लिया और बजट को अच्छा बताया। परिचर्चा का आयोजन एक निजी होटल में किया गया। राजस्थान का बजट आया है 2014-15। उस बजट को लेके हम लोग पोस्ट बजट डिस्कशन कर रहे हैं कि वेरियस फील्ड की महिलाएं हैं, आज सबको हमने बुलाया है कि राजस्थान की अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाली बहनें इस बजट के बारे में क्या सोचती हैं। अभी ओवरऑल जितना हम लोगों ने डिस्कशन किया, मोटे तौर पे उस पर जो बातें सामने आई है उसमें दो बातें प्रमुख है कि ये बजट खैरात वाला नहीं है, राजस्थान को स्वाभिमान देने वाला बजट है कि किसी हेड पे आप अगर छोटे शब्दों में मैं ये बात कहूँ कि जल्दी से खुश करने वाला बजट नहीं है। आपको एक स्किल डेवलपमेंट के साथ आपको स्वाभिमान से कमाने का, रोजगार देने का रास्ता खोलने वाला ये बजट है। इसलिए राजस्थान के युवा, राजस्थान की महिलाएं, राजस्थान के बच्चे एक उस गौरवशाली राजस्थान में फिर से अपना आप को महसूस करें जिस तरह का राजस्थान पिछले 5 साल में हम लोगों ने देखा कि किस तरह खैरात पे राजस्थान के बजट को बांटा गया। वो बजट नहीं है, बहुत ही प्रोग्रेसिव बजट है। और मुझे लगता है कि क्योंकि एक महिला ने ये बजट बनाया है तो एक महिला बहुत अच्छी होम मेकर होती है, तो मुझे लगता है कि एक महिला बहुत अच्छी स्टेट मेकर भी बनेंगी। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट ने राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में आने वाले 38 लाख गरीब परिवारों को 1 रुपए के स्थान पर 2 रुपए प्रति किलो गेहूं उपलब्ध करवाने के फैसले को तुगल की फरमान बताते हुए इसके कड़े शब्दों में निंदा की है। पायलट ने कहा कि केंद्र की पूर्ववर्ती यूपीए सरकार ने गरीबों के पोषण को सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया था, जिससे कुपोषण की समस्या से निजात मिल सके एवं मानव विकास के आयामों को अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार हासिल किया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर राजनीतिक द्वेष के कारण गरीब जनता को महंगाई के बोझ तले दबाने पर आमदा है। बजट एवं बजट पूर्व दूध एवं दूध निर्मित पदार्थों, फल, सब्जियों, दलहन सहित मसालों के दामों में बेतहाशा वृद्धि करके आमजन की पहुंच से पौष्टिक भोजन को पहले ही दूर कर दिया था और अब खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चयनित 38 लाख गरीब परिवारों को मिलने वाले 1 रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं की दरों को बढ़ाकर जन विरोधी कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार की गरीब विरोधी है, जिसकी पुष्टि सरकार द्वारा बजट में पूंजीपतियों के संरक्षण के लिए किए गए फैसलों से हुई है। वैशाली नगर थाना इलाके में स्थित क्वींस रोड पर बुधवार सुबह एक मिनी बस और सेना के ट्रक में टक्कर हो गई, जिससे इस हादसे में बस में सवार आधा दर्जन सवारियां घायल हो गई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दुर्घटना थाना पश्चिम पुलिस के अनुसार 21 नंबर रूट की मिनी बस क्वींस रोड पर सुबह सवारियों को लेकर जा रही थी। इस दौरान मिलिट्री एरिया से विजय द्वार से एक ट्रक निकल रहा था, जिससे उसकी टक्कर हो गई। टक्कर के दौरान बस के शीशे टूट गए और टक्कर के कारण बस में बैठी सवारियां गिर गई, जिससे आधा दर्जन सवारियां घायल हो गई। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सहित अन्य वकीलों को अवमानना नोटिस दिए जाने के विरोध में बुधवार को महापंचायत का आयोजन किया। इसमें वकीलों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन जारी रखने का सामूहिक रूप से ऐलान किया है।
संघर्ष समिति के बुलावे पर आंदोलन की आगामी रणनीति बनाने के लिए बार एसोसिएशन जयपुर के बुलावे पर आयोजित महापंचायत में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, दी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए वकीलों ने भाग लिया। मामले को लेकर एक और जहां न्यायपालिका ने सख्त रुख अपनाया हुआ है, वहीं वकील भी अपनी मांगों को लेकर अड़ गए हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय में चुनाव शांतिपूर्वक और निष्पक्ष करवाने को लेकर एनएसयूआई ने एक रैली का आयोजन किया है। रैली गांधी सर्किल से शुरू होकर राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य गेट तक पहुंची, जहां एक संस्थान द्वारा नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान विश्वविद्यालय में होने वाले चुनावों में मतदान प्रतिशत बढ़े और छात्राएं भी निर्भय होकर मतदान करें। पंचवर्षीय विधि महाविद्यालय के अध्यक्ष द्रोण यादव ने कहा कि आज रैली निकालकर मतदान प्रतिशत बढ़ाने का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि पहले 45% तक मतदान होता था, लेकिन जागरूकता कर इस प्रतिशत को 80 से 90% करना चाहिए और यह तब ही संभव हो सकेगा जब महिलाएं जागरूक होकर सही नेता को चुने। इस मौके पर नुक्कड़ नाटक के द्वारा आज देश में महिलाओं पर चल रहे अत्याचार के बारे में भी महिलाओं को जागरूक होने का संदेश दिया। इसके बच्चे संदेश देना चाहते हैं कि जो अपने युवा साथी हैं, जो छात्र लोग हैं, वो बराबर योगदान करें राजनीति के अंदर। ये समझाना चाहते हैं कि छात्र राजनीति ही राजस्थान की राजनीति संभाल रही है। आज जितने भी आज बड़े बड़े नेता हैं वो यहीं से निकले हुए हैं, तो अगर अपना योगदान यहाँ पे होगा तो लोकतंत्र का सुधार अपने आप हो जाएगा। ये जड़ है पूरी राजनीति की अपने देश के अंदर, छात्र राजनीति। इस नुक्कड़ नाटक हमारा एक दूसरा पहलू है इस पदयात्रा का। हम यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि जो महिलाएं हैं उनका भी बराबर योगदान हो, क्योंकि आमतौर पे वोट करने कम आती है विश्वविद्यालय के अंदर। ये मानकर के घबराहट होती है, लड़ाई दंगे होते हैं। भैया वोट करने आओ, लड़ाई दंगे कम हो जाएंगे। आप लोग सही आदमी को वोट करो, दंगे नहीं होंगे। महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होना जरूरी है। उद्देश्य यही है कि और लोग औरतों के खिलाफ हो रहे जो अब अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, उसके बारे में सबको नॉलेज होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए सबसे पहले, ताकि हम स्टेप्स उठा सके उनको रोकने के लिए। तो उससे पहले अवेयरनेस बहुत जरूरी है। हुकूमत आने को उठते हैं और ये कैंपेनिंग हमारी जब तक लगातार जारी रहेगी, जब तक महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं वो समाप्त नहीं होते। ये बात यहाँ मौजूद सिर्फ कुछ लोगों की नहीं है, ये हम सबको ये जागृति करना चाहते हैं, सबको ये बताना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं कि सब हमारे साथ इससे जुड़ी है। ये एक सोशल इशू है जो आज तक बहुत बड़ा जा रहा है, तो हम इसको चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी करें। और मैं एक और निवेदन करना चाहता हूँ कि जो ये वोट प्रक्रिया चल रही है उसको सब समर्थन दें और भरपूर वोट दें। स्टैच्यू सर्किल के उद्योग मैदान में कंप्यूटर शिक्षकों का धरना जारी है। वहीं बुधवार को कंप्यूटर शिक्षकों ने उद्योग मैदान से विधानसभा तक एक रैली निकाली और नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन दिया। कंप्यूटर शिक्षक अपनी मांगों को लेकर उद्योग मैदान से चोमू सर्किल 22 गोदाम होते हुए विधानसभा तक एक रैली के रूप में विधानसभा पहुंचे और स्थायी करने की मांग की। इस मौके पर विधानसभा के बाहर पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। चारों ओर बैरिकेड्स लगाकर सैकड़ों की संख्या में पुलिस के जवान लगाए गए। गौरतलब है कि सरकार ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में कार्यरत 4500 कंप्यूटर शिक्षकों की सेवाएं 30 अप्रैल 2014 को समाप्त कर दी है। ये तमाम शिक्षक पिछले 13 साल से इन स्कूलों में पढ़ा रहे थे। कंप्यूटर शिक्षकों का कहना है कि सरकार एक तरफ तो शिक्षा में गुणवत्ता सुधार की बात करती है, वहीं डिग्री डिप्लोमा अधिकारी कंप्यूटर शिक्षकों को बाहर करके मात्र 12 दिन का प्रशिक्षण देकर गणित विज्ञान के शिक्षकों द्वारा कंप्यूटर शिक्षा देने की योजना बनाई गई है, जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। धरने पर बैठे कंप्यूटर शिक्षकों की एक ही मांग है कि पंजाब सरकार की तर्ज पर समानता का अधिकार देते हुए एक सोसाइटी बनाकर इन सभी को समायोजित किया जाए। जैसा कि पिछले 36 दिनों से हम लोग उद्योग मैदान में धरने पर बैठे हुए हैं और हमने पिछली 7 तारीख को भी मैडम को दंडवत के जरिए ये मैसेज दिया था कि वो हमारी मांग को समझें और हमें 10 मिनट दे, अपने डेली रूटीन की लाइफ में से हमें 10 मिनट प्रदान करें और हमारी बात को सुने समझें। लेकिन उसके बावजूद उनका कोई भी एक अधिकारी भी हमारे पास नहीं आया और उन्होंने हमसे ये नहीं पूछा कि आप किस तरीके से क्या चाहते हैं, आपकी मांगे क्या हैं। इस प्रकार की कोई कोशिश नहीं की और आज पूरा उद्योग मैदान जो युवा बेरोजगार लोगों से भरा पड़ा है और आज ये स्थिति, आज मैं
आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैडम को सचेत कर रही हूँ कि मैडम आज हमारा आखिरी नमन है इस विधानसभा पे। इसके बाद में हम कभी भी नमन नहीं करेंगे। जिस विश्वास के साथ हम इस सरकार को अभी लाए थे, वो विश्वास युवाओं का टूट चुका है। उसके बावजूद एक आशा की किरण अभी भी जगी हुई है कि आज हो सकता है मैडम इस चीज के ऊपर एक कुछ संतोषप्रद जवाब हमें प्रदान करें। और जिस तरीके से आज भी हम उद्योग मैदान से यहाँ तक एक आशा भरी नजर से मैडम के यहाँ तक पधारे हैं, तो महारानी साहिबा से हमारा यही निवेदन है कि गद्दी को छोड़कर एक आम जनता की गुहार को समझें, उन्हें बुलाएं और उनकी पुकार। पिछले 36 दिनों से पूरे राजस्थान के कंप्यूटर शिक्षक धरने पे बैठे हैं। जैसा कि आपको पहले भी आपके माध्यम से सरकार को हमने चेताया, 7 तारीख को जो महिला दंडवत कर रही थी, तो ये मैं इनको कहना चाहता हूँ कि ये कोई कमजोर आदमी नहीं है, ये सब युवा है। जिसको आप तो युवा नेता उनको कहते हो जो आपके खास नेता का बेटा हो, लेकिन ओरिजिनल युवा बेटे हैं जिन्होंने 50 डिग्री टेम्परेचर में जिन महिलाओं ने दंडवत किया, हॉस्पिटल चली गई। वो आपकी तरह नहीं थी कि सरकारें नहीं होती तो वो कहीं और जाके बैठ जाती। हमारी महिला तो हॉस्पिटल से डायरेक्ट उद्योग मैदान आई है और आज आपके सामने विधानसभा घेराव पे बैठी है। मैं उनको कहना चाहता हूँ थोड़ी तो सोचें। अभी फिर 58 करोड़ रुपए आपने मदरसे में दे दिया कंप्यूटर लगाने के लिए, तो क्यों ना सभी बच्चे जो हमारे स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनको वहां से निकाले और मदरसे में भर्ती करें। आज इस नई सरकार के बनने के बाद में भी अगर मदरसों में लगते रहेंगे और स्कूलों से हटते रहेंगे, तो मेरा मैडम से छोटा सा निवेदन है कि कम से कम इतना तो सोचे कि बच्चों के माध्यम से और कंप्यूटर शिक्षा के माध्यम से अगर ये सांप्रदायिकता फैलाई गई तो आने वाला जो युवा और आने वाले जो अभिभावक है आपको कभी माफ नहीं करेंगे। मैडम 5 साल बहुत छोटे होते हैं। जिस प्रकार से आपके पिछले 5 साल निकल के आप वापस नहीं 5 सालों में आए हो, आगे भी साल आते रहेंगे। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि पूर्व मुख्यमंत्री होता है, पूर्व मंत्री होता है, शिक्षक कभी पूर्व नहीं होता। जो शिक्षा देना शुरू कर देता है वो शुरू से लेकर अंतिम तक शिक्षक ही रहता है। मेरा निवेदन है, बहुत छोटी सी मांग है, बच्चों के हितों की मांग है। और जो 4500 स्कूलों में आपके जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लग चुका है, कंप्यूटर्स लग चुके हैं, उनको संभालने के लिए जो आज ये क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस यहाँ पर धरने पे बैठे हैं, 36 दिनों से अपना जो युवा श्रम है और जो उनका युवा दिमाग है वो रोडों पे लग रहा है। मेरा निवेदन है मैडम से कि आप इसमें कोई पहल करें और आज शाम तक हमारा कोई निष्कर्ष निकाले। आमेर रोड स्थित चंद्रशेखर महादेव मंदिर में 3 दिवसीय विश्व शांति यज्ञ की शुरुआत बुधवार से हुई। इस मौके पर पंडितों ने अच्छी बारिश और विश्व शांति के लिए जप हवन का भी आयोजन किया गया। ज्योतिषाचार्य अनुप जोशी ने बताया कि विश्व में शांति और अच्छी बारिश के लिए 3 दिव्य कार्यक्रम विश्व शांति का आयोजन किया गया है, जिसमें जप, तप, आहुति, जलाभिषेक का आयोजन किया जाएगा। यह पर्जन्य यज्ञ किया जा रहा है जो हमें अकाल की विपदा जो नजर आ रही है, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति हमारे देश में, राज्य में बहुत तरीके से फैल रही है। हम विदेशी संस्कृति के गुलाम होते जा रहे हैं और अपनी भारतीय संस्कृति को, जो अग्नि और जल तत्व के द्वारा वर्षा होती थी, आज घर घर में अग्निहोत्र नहीं होता है। इस कारण अग्नि और जल का मिलन नहीं हो पा रहा, इस कारण वर्षा नहीं हो पा रही। उसका छोटा सा एक प्रयास किया जा रहा है। 3 दिवसीय पर्जन्य यज्ञ हमारे यहाँ किया जा रहा है। जब ब्राह्मणों के द्वारा जल तत्व में बैठ करके भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए किया जा रहा है। ब्राह्मणों के द्वारा वेद मंत्रों से इंद्र और पर्जन्य जो वर्षा के देवता हैं उनको प्रसन्न करने के लिए आहुतियाँ दी जा रही है। यह राष्ट्र में और राज्य में सुवृष्टि के लिए किया जा रहा है। छोटी काशी में आज लोक पर्व नाग पंचमी महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने नाग पाश यंत्र, गरुड़ यंत्र की पूजा कर सुख समृद्धि की कामना की। चांदपुर पुलिस लाइन के पास स्थित जोबनेर वालों के बाग में नाग पंचमी पर लोक देवता हरदेव जी का सालाना मेला भरा। सुबह से ही आसपास के लोगों ने मेले में आकर नाग देव से प्रार्थना की और पूजा अर्चना कर प्रसाद बांटा। सुहागन महिलाओं ने मांगलिक वस्त्रों में वंश वृद्धि के लिए अंकुरित अनाज व शीतल व्यंजनों का भोग लगाकर मनौती मांगी। ज्योतिषियों के अनुसार राहु को सर्प का मुंह और केतु को सर्प की पूंछ माना जाता है। कुंडली में जब राहु और केतु के बीच सभी ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प का दोष होता है। इसके कारण व्यक्ति का जीवन संघर्षपूर्ण हो जाता है। नाग पंचमी पर इस दोष को दूर करने के लिए घातु के अष्टनाग की पूजा कर जल में विसर्जन का भी जलाशयों में आयोजन हुआ। कई जगह इस दोष के निवारण के लिए सर्प के जोड़ों को मुक्त कराया गया। वहीं शहर में सपेरों ने घर घर पहुंच नाग देवों के दर्शन कराए। इस मौके पर लोगों ने उन्हें भेंट और अन्य वस्तुओं का दान किया। इस अवसर पर शहर में शिवालयों में नागों की झांकियां सजाई गई। चौड़े रास्ते स्थित ताड़केश्वर महादेव मंदिर में भी महिलाओं ने नाग देवता की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया और इस मौके पर नाग देवता को दूध भी पिलाया गया। आज नाग पंचमी का पावन पर्व है। आज पूरे देश में
नाग पंचमी पर्व मनाया जा रहा है। श्रावण कृष्ण पंचमी के दिन नागों की पूजा होती है, नाग देवता की पूजा होती है। कई जगह देशाचार के अनुसार श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी को भी नाग पंचमी मनाई जाती है। आज के दिन जो व्यक्ति नाग देवता की पूजा करता है उसकी आयु की वृद्धि होती है, और जो सुहागिनें नाग देवता की पूजा करती है, अंकुरित धान्य चढ़ाती है, उनके वंश की वृद्धि होती है तथा उनके सुहाग को अमृत प्रदान होता है। आज के दिन शिव जी की पूजा करके फिर नाग देवता की पूजा करे तो शिव जी भी बहुत प्रसन्न होते हैं। मनसा माता देवी है जो नागों की कुल देवी मानी गई है, या मनसा देवी को नाग अपनी वंशज मानते हैं। पंचमी क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, नाग देवता प्रसन्न होते हैं नाग देवता की पूजा करने से, और इससे घर में खुशहाली आती है और समृद्धि होती है, भाग्य वृद्धि होती है, घर में खुशहाली आती है। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सरकारी स्कूलों में एकीकरण और समानीकरण को लेकर शिक्षा मंत्री ने दिया जवाब, कहा सरकार अपनी मंशा पर कायम है। जयपुर पहुंचे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, जगतपुरा स्थित अक्षय पात्र का किया अवलोकन। और वकीलों ने किया महापंचायत का आयोजन, मांगों को लेकर आंदोलन को तेज करने का किया ऐलान। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। शहर की हर खबर सिटी आई पर। नमस्कार।